नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक कहानी लेके आई हूँ। कहानी को अंत तक सुनिएगा। आज की हमारी कहानी एक बूढ़ी माँ पर आधारित है। आइए अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। सुनीता जी बरसों बाद आज अपने घर को देखकर फूट फूट रो पड़ी। वह अपने आशियाने के एक एक कोने को देख रही थी, जिसमें पति के साथ बिताए पलों की हर एक छोटी छोटी याद बसी थी। उन्हीं यादों को करके बार बार उनकी आंखें छलक रही थीं। कितने प्यार से कैलाश जी ने उन्हें अपनी बाहों में भरते हुए कहा था कि मैं भी अपनी सुनीता के लिए एक आगरा जैसा ताजमहल बनवाऊंगा। ताजमहल तो बना, पर कैलाश जी हमेशा के लिए उनका साथ छोड़कर चले गए। सुनीता जी ने अपने गालों पर लुढ़कते आंसुओं को जल्दी से पोंछा और दोबारा पति की तस्वीर पोंछकर वहीं हॉल में लगा दी और आंगन में अपनी आरामदायक कुर्सी पर आंख बंद करके बैठ गईं। सुनीता जी किसी भी हाल में आज कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थीं। कुछ देर बाद रेखा माँ और सहेलियों के साथ जैसे ही घर लौटी, सास को घर वापस आया देखकर उसके तन बदन में आग लग गई और तमतमाते हुए उन्हें कुर्सी से हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दोबारा कदम रखने की? 2 कौड़ी की नौकरानी, तेरी औकात नहीं है इस कुर्सी पर बैठने की। इतना जल्दी भूल गई क्या? क्या किया था तेरे साथ? सुनीता जी कुछ नहीं बोलीं, बस मुस्कुराती रहीं और चुपचाप बुत बने बहू को एकटक देखे जा रही थीं। शायद यही खामोशी आने वाले तूफान का संकेत थी, लेकिन इतना तो तय था कि आज सुनीता जी चुप रहने वाली नहीं थी। ए बुढ़िया, या आंखें फाड़ फाड़ कर किसे दिखा रही है? और यह किसकी साड़ी पहन ली तूने? इतनी बन कर महारानी लग रही है। किसी से मांग ली होगी। बहू की माँ हंसते हुए बोली, अरे दे दी होगी बेटा किसी ने भीख में तरस खाकर, वरना इस गांव की गंवार की तो औकात ही नहीं है इतनी महंगी साड़ी पहनने की। इतना कहकर दोनों माँ बेटी उन पर जोर जोर से हंसने लगी। बुढ़िया, अच्छा हुआ जो वापस आ गई। कम से कम मुझे मुफ्त की नौकरानी तो मिल गई। चल अब फटाफट मेरी सहेलियों के लिए पकौड़े और मेरी माँ के लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना कर ला। सुनीता जी बहू की बातें अनसुनी करके वहीं सोफे पर टांग रखकर बैठ गईं और कमला नौकरानी से बोली, कमला। कमला भी डरी सहमी सी फटाफट सुनीता जी के लिए जूस लेकर आई और सुनीता जी आराम से सोफे पर बैठ जूस का आनंद लेने लगीं। तो माँ बेटी सुनीता जी की इस हरकत को देखकर हैरान रह गईं। रेखा तमतमाते हुए बोली, बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की और हुकूमत चलाने की? नौकरानी है, नौकरानी की तरह रह, समझी? वरना। रेखा ने जैसे ही उन पर हाथ उठाना चाहा कि सुनीता जी ने खींच खींच कर आज 2 तमाचे उसके गाल पर इतनी जोर से जड़ दिए कि वह सीधे जमीन पर जा गिरी। बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? तुझे तो मैं बताती हूँ कि तीसरा तमाचा बहू की बिगड़ैल माँ के गाल पर भी पड़ा। सुनीता जी का यह रूप देख रेखा की बाकी सहेलियां तो 9-2-11 हो गईं। दोनों माँ बेटी जमीन पर पड़ी हुई एक दूसरे को फटी आंखों से देख रही थीं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बुढ़िया में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। सुनीता जी शेरनी की तरह गुस्से से उबलते हुए बोली, तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ, समझी? और बहू से तमतमाते हुए बोली, चल फटाफट से अब तू मेरे लिए 4 पकड़े बना कर ला। रेखा चौंकते हुए बोली, मैं? हाँ, तुझे सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? दोनों माँ बेटी फटाफट रसोई में गईं और सुनीता जी के लिए 4 पकौड़े बनाकर ले आईं। सुनीता जी आराम से बैठकर 4 पकौड़े का मजा लेने लगी और दोनों माँ बेटी खड़ी खड़ी अभी भी सुनीता जी को ही देख रही थीं। सुनीता जी चाय पकौड़ों का मजा लेने के बाद बोली, तुमने मेरे पहनावे का मजाक उड़ाया था ना? मेरे संस्कारों पर उंगलियां उठाई थी कि मैं गंवार और अनपढ़ हूँ, मुझ में तमीज नहीं है कपड़े पहनने की, और लोगों के आगे मेरे पहनावे के कारण तुम मुझे नौकरानी कहकर मेरा अपमान करती थी। तो कान खोल कर सुन लो, इस घर में जो तुम इस अधनंगे कपड़े पहनकर फिरती हो, आज से यह पहनावा बिल्कुल बंद। इस घर में अब वही होगा जो मैं चाहूँगी। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो से मेरे मुताबिक रहना पड़ेगा, समझी? वरना। सुनीता जी ने अपनी आंखों से चश्मा उतारते हुए कहा। तो सास का ऐसा रौद्र रूप देखकर रेखा और उसकी माँ को अपने कानों और आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस सास को वह गांव की गंवार और अनपढ़ समझती थी, उसका यह रूप भी है। वही नवीन और उसका बेटा बबलू घर के एक कोने में खड़े माँ के इस रूप को देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बबलू बोला, पापा, आखिर आज ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही गया। दादी ने तो कमाल ही कर दिया। बहू की माँ अपनी दाल न गलते देख तुरंत ही अपने घर के लिए निकल पड़ी। अगली सुबह रेखा नाइटी में ही कमला जी के लिए चाय लेकर आई तो कमला जी ने एक जोरदार झापड़ उसके गाल पर लगाते हुए कहा, कल समझ में नहीं आया था? नाइटी का मतलब समझती हो या नहीं? रेखा बोली, माफ़ करना माँ जी, वो उठने में देर हो गई, मैं अभी साड़ी पहन कर आती हूँ। रेखा उनको चाय देकर फटाफट कमरे में गई और साड़ी पहनकर घर में चुपचाप सारे काम करने लगी। सुनीता जी
चुपचाप आंगन में अपने आराम कुर्सी पर बैठे सुकून से धूप सेक रही थी। सुनीता जी के आंसू आज फिर छलछला आए। सुनीता जी जब भी वे तस्वीरें देखती उनका दर्द आंसू बन के बह निकलता। तू ये तस्वीरें ले बैठी है, कितनी बार कहा है मत देखा कर ये तस्वीरें। सविता जी ने अपनी बहू के हाथ से तस्वीर छीनते हुए कहा। सुनीता, कब तक चलेगा ऐसे बेटा? तू दिन रात ऐसे ही कैलाश की याद में कब तक आंसू बहाएगी? नहीं आएगा वो अब तेरे पास। तू कब समझेगी मेरी बच्ची? छोड़ दे अपनी ये जिद और निकल कमरे के बाहर, देख हम सब हैं ना तेरे पास। और कैलाश से किए गए वादे का क्या? भूल गई तू सब कुछ? सविता जी बोले जा रही थी और सुनीता जी तो मानो बुद्ध बन बैठी थीं। सविता जी के एकलौते बेटे कैलाश जी की पत्नी थी सुनीता जी। 2 साल ही तो हुए थे उनको इस घर में बहू बनकर आए। कितनी चुलबुली प्यारी लड़की थी सुनीता जब उनकी कैलाश जी के साथ शादी हुई थी। सविता जी ने ही तो सबसे पहले देखा था उन्हें। एक शादी में देखते ही भाग गई थी उनको सुनीता जी अपने बेटे के लिए। सुनीता के माता पिता की अकाल मृत्यु के बाद वो अपनी चाची के साथ रहती थी, जो सविता जी के दोस्त की बहन थी। कैलाश जी भी एकदम हट्टे कट्टे सुंदर नौजवान थे। सविता जी को कैलाश जी के लिए बहुत हंसमुख संस्कारी सुंदर लड़की की तलाश थी, जो अब सुनीता जी पर आकर पूरी हो गई थी। सविता जी और उनके पति सुदेश जी ने बिना देरी किए सुनीता जी के घर वालों से बात करके कैलाश और सुनीता जी को मिलवाया। दोनों में हामी भरते ही चट मंगनी पट ब्याह करवा दिया गया। सुनीता के आते ही सविता जी की तो मानो बेटी की कमी पूरी हो गई और कैलाश जी भी सुनीता जैसी सुलझी हुई समझदार लड़की को अपने हमसफर के रूप में पाकर बहुत खुश थे। सुनीता की भी तो जैसे किस्मत खुल गई ऐसा घर संसार पाकर। सब कुछ सुनीता जी को ख्वाब जैसा लग रहा था। उनकी खुशियाँ कहीं नज़र न लग जाए किसी की। कभी कभार वो अपने आप से ही कहती। और कुछ दिनों बाद ही एक दिन अचानक एक रोड एक्सीडेंट में कैलाश जी की मौत हो गई। सुनीता को तो सुनते ही सदमा लग गया था और उसकी आंखों से एक भी आंसू न आया। बस पति की फोटो को लेकर देखती रहती, ना किसी से कुछ कहती ना सुनती। मुश्किलों के बाद सविता जी उसे संभाल पाई थी। ऐसा नहीं था कि सविता जी और सुदेश जी को अपने बेटे का गम नहीं था। वो भी दोनों अकेले में खूब रोते अपने बेटे को याद करके। पर जब सुनीता जी को देखते तो सारे गम भूल जाते, उनको खुश करने में लग जाते थे। समय के साथ साथ सुनीता की हालत में भी सुधार होने लगा, पर वो बस अपना काम करती और अपने कमरे में कैलाश जी की फ़ोटो के साथ बैठी रहती। 6 महीने बाद उन्होंने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया और उसी की परवरिश में लग गईं। सास ससुर ने दूसरी शादी के लिए बहुत बोला, पर वो न मानी। वक्त के साथ साथ सास ससुर भी छोड़कर चले गए और सुनीता जी अपने बेटे की परवरिश में लग गईं। वक्त बीता, बेटे को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाया, पर बेटे की शादी के बाद तो बहू ने उनके साथ वो किया जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। इधर सुनीता जी की आंखें नम थीं तो उधर नवीन अपने पापा की तस्वीर को हाथ में लेकर बार बार पापा से माफ़ी मांग रहा था और सोच रहा था कि अगर आज उसे माँ नहीं मिलती तो वो सोच कर भी उसकी रूह कांप जाती। और उस दिन को याद करने लगा जब माँ उसे ऐसी हालत में मिली थी जिसे देखकर उसकी आंखें। विमला काकी, क्या आपको माँ के बारे में कुछ मालूम है? प्लीज़ मुझे बता दीजिए। रेखा पत्नी ने कहा था कि माँ की बहुत अच्छी सहेली हैं आप। आपसे वो हर मन की बात कहती हैं, तो आपको तो ज़रूर मालूम होगा कि माँ कहाँ है। कहीं वो आपके साथ तो नहीं रह रही? नवीन अपनी माँ की सहेली विमला काकी से पूछता है। विमला काकी बोली, तुम जैसे मतलबी बच्चे माँ पैदा करेगी तो उसे सज़ा भी तो भुगतनी पड़ेगी ही ना बेटा। सोचो बेचारी सुनीता ने कितनी ही मेहनत करके तुम्हें पाला पोसा और इस लायक बनाया, और तुम हो कि अपनी माँ के पहनावे पर सवाल खड़े करते थे। अरे तुम चाहते ही नहीं थे कि वो यहाँ रहे, तो अब उसे ढूंढने क्यों आए हो? नवीन ने कहा, नहीं नहीं काकी, आपको किसने कह दिया? मेरे पीछे मेरी पत्नी रेखा माँ का बहुत ध्यान रखती थी, कभी उन्हें अकेला नहीं रहने देती थी। पर न जाने मैं 1 साल के लिए विदेश का गया, उनका रंग ढंग ही बदल गया। माँ का उठना बैठना ऐसी महिलाओं के साथ होने लगा जो उन्होंने अपना पहनावा तक बदल लिया, और रेखा के समझाने पर वो यहाँ आपके साथ भगवान की सेवा करने चली आईं। विमला काकी बोली, मैं तो भगवान की सेवा इसलिए करती हूँ कि जब तुम्हारे काका जिंदा थे तो यहाँ फूलों की दुकान लगाते थे। जब वो नहीं रहे तो मैं ये जिम्मेदारी निभा रही हूँ, क्योंकि मेरी औलाद भी तुम्हारी जैसी ही निकम्मी है। पर तेरी माँ का क्या दोष था बेटा? जब सच्चाई पता न हो तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। अरे तुमने अपनी पत्नी की बात सुन ली, लेकिन कभी तुमने माँ से पूछा कि आखिर माँ ने
वैसे कपड़े पहनने शुरू क्यों किए? अरे जाओ, तुम जैसे औलादों से बेहतर बे-औलाद रहना है। और हाँ, जब तुम मेरे घर आ रहे थे तो रास्ते में मंदिर के बाहर तुम्हारी भेंट तुम्हारी माँ से नहीं हुई? नवीन के बहुत पूछने और आग्रह करने पर विमला जी ने उसकी माँ पर बीते हर अत्याचार की कहानी सुनाई और वहां से चली गई। नवीन सोचने लगा, आखिर काकी ने मंदिर के बाहर का जिक्र क्यों किया? वो उल्टे पांव फिर मंदिर की तरफ भागा, जहां जाकर नवीन ने देखा एक बूढ़ी महिला सीधे पल्ले की साड़ी पहने हुए अपने हाथों में फूलों की माला भरकर हर किसी को अपनी तरफ इशारे से बुला रही थी। वह इतनी कमज़ोर लग रही थी कि उसके गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। लोगों के पास आने पर बड़ी आराम से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी, बाबूजी, ले लो इसे और भगवान पर चढ़ा दो। वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारे बच्चों को खुशी रखेंगे। जब कोई उनसे खरीद नहीं रहा था तो फिर से वो सबको इशारे से आवाज़ लगाती, 2 पैसे कम दे दो, पर ले लो बाबूजी से, ताकि इस दुखारिन माँ की 2 रोटी मिले और माता रानी को तुम्हारी भेंट स्वीकार हो। अचानक एक लड़का दौड़ता हुआ आ रहा था और वो उस महिला से टकरा गया। उनके सारे फूल जमीन पर गिर गए और उन्हें चोट भी लग गई। फिर गिरे हुए फूलों को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। नवीन जाकर उन्हें सहारा देकर उठाता है और बोला, कोई बात नहीं माँ जी, फूल गंदे नहीं हुए हैं, चलिए मैं आपको रोटी खिला देता हूँ। जैसे ही वो बूढ़ी औरत पलटी, नवीन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो फूल बेचने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ सुनीता जी थी। उसने कहा, माँ आप इस हालत में, चलिए मैं आपको लेने आया हूँ। सुनीता नवीन को खुद से दूर करते हुए बोली, दूर हट जा मेरी नज़रों से। अब क्या मुझे पाठ पढ़ाने आया है? तुझे तो मैं गलत लगती थी ना, तो अब यहाँ क्या करने आया है? नवीन हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगा और बोला, माँ मुझे सच्चाई पता नहीं थी। वो तो विमला काकी ने मुझे पूरी बात बताई, तब मुझे पता चला कि रेखा ने आपके साथ क्या किया है। पर आपने भी तो मुझे कभी सच्चाई नहीं बताई। मैं जब भी आपसे वीडियो कॉल पर बात करता था, आपको रेखा की सहेलियों के बीच में ही बैठा देखा था। तभी मैंने उस दिन आपके साथ इतनी ऊंची आवाज़ में बात की। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। सुनीता जी बोली, माफ़ी? और तुझे कभी नहीं। अगर तुझे माफ़ कर दूंगी तो तुझ जैसे बच्चों को सह दूंगी और अपनी जैसी दुखियारी माँओं के साथ नाइंसाफ़ी करूंगी। मुझे आज भी वो दिन याद है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। सुनीता जी ने कहा, याद है ना तुझे उस दिन तुमने क्या कहा था? कहते कहते सुनीता जी उन यादों में खो गईं जिस दिन अपने ही बेटे द्वारा वो अपमानित की गई थी। माँ ये सब क्या है? आप भूल गई हैं कि आप बहू वाली हैं? वीडियो कॉल पर सुनील सुनीता जी से कहता है। सुनीता जी बोली, अरे बेटा तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। तभी सुनीता जी की बहू रेखा बोली, मम्मी जी इतना भी ढोंग अच्छा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सुन लो अपनी माँ को, समझा लो, मेरे बस की तो अब नहीं रहेंगे। इतना कहकर रेखा रसोई में चली गई। नवीन बोला, माँ आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? कोई लिहाज नहीं बचा? सुनीता जी हैरान रह गईं क्योंकि उनका बेटा इस तरह की बातें नहीं करता था। उन्होंने कहा, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम भूल रहे हो कि तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जो? अरे मुझे भी तो पता चले आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इतने बुरे दिन आ गए मेरे कि आज मेरा बेटा मुझे ही सिखा रहा है। नवीन बोला, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ मैं एक एक पैसा जोड़ रहा हूँ ताकि वहाँ जाकर आप लोगों की ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ, और आप लोग हैं कि समाज में मेरी नाक कटवाने पर लगी हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। पर हुआ क्या बेटा? रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं पूछता हूँ, आखिर आप रेखा को सबके सामने क्यों नीचा दिखा रही हैं? इसकी बात मानती क्यों नहीं? सुनीता जी बोली, पर मुझे पता भी तो चले मुझे क्या समझना है और क्या करना है, और बहू को मैं कैसे नीचा दिखा रही हूँ। बेटा भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? नवीन बोला। फिर उसकी सहेलियों के सामने उनकी किट्टी पार्टी में आप क्यों अपने कमरे से बाहर आ रही हैं, उस पर भी वो सीधे पल्ले की साड़ी पहनकर? अपनी घिसी पिटी हिंदी लेकर, नमस्ते बेटा नमस्ते, जुग जुग जियो। अरे जरूरत क्या है इतना शब कहने की? अगर ज़्यादा शौक है उन लोगों से मिलने का तो अपना पहनावा क्यों नहीं बदल लेती हो? माँ आपको कितनी बार कहा है कि अपने पोते से ही कुछ अंग्रेजी के शब्द हेलो करना सीख लो। और एक बात बताइए, उन लोगों के बीच में आप जाती ही क्यों हैं? आपको अपनी इज्जत का तो ख्याल है नहीं, बस मुंह उठाकर कमरे से निकल आती हैं। शर्म नहीं आती आपको? कोई परवाह नहीं है किसी की इज्जत आपको? माँ अगर रेखा आपसे अपनी सहेलियों को चाय देने के लिए कहे तब तक तो बात समझ में आती है, पर वो तो ऐसा कुछ नहीं कहती आपसे, फिर आप क्यों कर रही हैं? जैसे ही सुनीता जी कुछ बोलना चाहीं, रेखा ने तुरंत उनके हाथ से फ़ोन ले लिया और उन्हें अंदर जाने का इशारा किया। बेचारी सुनीता जी बहू के डर से चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए अंदर चली गईं। रेखा बोली, अब आप इतना गुस्सा मत कीजिए।
वहाँ आप अकेले रहते हैं। अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो कौन संभालेगा आपको? मेरी बात मानिए, मम्मी जी को कुछ दिन के लिए विमला काकी के पास भेज देती हूँ। वो बार बार उनका जिक्र करती हैं। इसी बहाने थोड़े दिन मंदिर में पूजा पाठ करेंगी तो शायद उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। नवीन बोला, ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वही करो और तुम्हें ही संभालना है। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? बस माँ को कोई तकलीफ नहीं हो, वरना आगे चलकर नुकसान हमारा ही होगा, इतना ध्यान रखना। अगर ना समझे तो फिर मुझे बताना, मैं फिर से बात करूँगा। इतना कहकर नवीन ने फ़ोन रख दिया। रेखा ने सुनीता जी को आवाज़ लगाकर कहा, देख लिया, आपका बेटा भी मेरी तरफ है। अगर आपने कुछ भी कहने की हिम्मत की तो याद रखिएगा, जीवन भर के लिए बेटे से दूर हो जाओगी। अब जाओ यहाँ से, हॉल में जो गंदगी फैली है उसे साफ करो। सुनीता जी बोली, बहू तुमने नवीन को क्यों नहीं बताया कि तुमने ही मुझे सबको चाय पकौड़े देने के लिए कहा था? मैं तो तुम्हारी सहेलियों के बीच जाना भी नहीं चाहती थी। एक तो सब कुछ मुझसे बनवाया, फिर मुझसे वेटर की तरह काम भी करवाया। तुम्हारे सामने तुम्हारी सहेलियां मुझ पर हंस रही थी, पर तुमने एक बार भी मेरे लिए एक शब्द नहीं कहा। क्या यही होती है अपनी माँ और सास के लिए इज्जत? ऊपर से नवीन को भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताने दिया। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कहते कहते सुनीता जी फपक फपक कर रोने लगी। रेखा ने सुनीता जी के बालों को कसकर पकड़ा और बोली, सुन बुढ़िया, अगर ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है तो मुझे उतारनी भी आती है। इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तू तो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। मम्मी जी कहकर थोड़ी इज्जत क्या दे दी? तू तो मेरे सर पर बैठने को तैयार हो गई। अगर घर से बाहर निकाल दूंगी ना तो अपनी सहेली के साथ मंदिर के बाहर भीख मांगनी पड़ेगी, याद रखना। सुनीता जी बोली, विमला मंदिर में भीख नहीं मांगती बल्कि पूजा की सामग्री और फूल व्यापार करती है। रेखा हंसते हुए बोली, उस ठेले वाली दुकान को तू व्यापार कहती है? चल ठीक है, सहेली व्यापार करेगी और तू भीख मांगना, दोनों का व्यवसाय अच्छा चलेगा। अब जाओ जल्दी से सफाई करो। इतना कहकर रेखा अपना मोबाइल लेकर वहां से निकल गई। कुछ रोज बाद रेखा ने सुनीता जी को अपनी सहेली के घर जाकर किट्टी पार्टी की तैयारी करने के लिए कहा, तो सुनीता जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। इस पर रेखा बहुत नाराज हुई और बोली, मैंने सुना है आप अपने पति के देहांत के बाद दूसरों के घरों में काम करती थी, फिर आज कैसी शर्म? सुनीता जी बोली, बहू वो मैंने अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए किया था, अब नहीं। अगले दिन सुनीता जी ने रेखा से कहा, बहू मेरा ब्लाउज फट गया है, क्या तुम मेरे लिए नई साड़ी ब्लाउज ला दोगी? रेखा ने सोचा, ये अच्छा मौका है इससे बदला लेने का। उसने कहा, मम्मी जी अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर ये मेरा स्लीवलेस ब्लाउज बहुत पुराना हो गया है, आप इसे ही पहन लीजिए। सुनीता जी बोली, पर बहू मैंने कभी बिना बाजू के ब्लाउज नहीं पहनी। रेखा बोली, ये तो ब्लाउज पहन लीजिए या फिर बिना ब्लाउज के ही साड़ी पहन लीजिए, सोच लीजिए क्या करना है। इतना कहकर जैसे ही वो जाने लगी, सुनीता जी बोली, ठीक है बहू, दे दो, मैं यही पहन लेती हूँ। इतना कहकर वो स्नान करके वही ब्लाउज पहन ली और साड़ी पहन ली। बार बार अपने पल्लू को अपनी बाजू को ढक रही थी। थोड़ी देर बाद उनकी कुछ सहेली वहां आ गई तो जानबूझकर रेखा ने सुनीता जी को सबके बीच बैठा लिया। सहेलियों ने उन्हें देखकर कहा, अरे रेखा, ये तो तुम्हारा ब्लाउज है ना? तुम्हारे तो फटे पुराने कपड़े भी इस्तेमाल में आ जाते हैं। वैसे तुम्हारी सास कब से स्लीवलेस ब्लाउज पहनने लगी? इतना कहकर उन पर सभी हंसने लगी। रेखा ने चुपके से नवीन को फ़ोन लगा दिया और बोली, देख लो अपनी माँ की करतूत, सबके सामने स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर बैठी है और मेरा मजाक बन रहा है। विदेश तुम गए हो और इधर रंग ढंग तुम्हारी माँ का बदल रहा है। सोच लेना आने के बाद लोग तुम्हारी कितनी बेइज्जती करेंगे। नवीन ने कहा, माँ को फ़ोन दो और बोलो दूसरे कमरे में जाकर मुझसे बात करें। रेखा ने फ़ोन सुनीता जी को पकड़ा दिया। सुनीता जी बेटे से हाल चाल पूछने लगी, बेटा कब आए ऑफिस से? कुछ खाए हो कि नहीं? बेटा बोला, अरे आप मुझे जीने दोगी या नहीं? और ये कपड़े पहनी है, शर्म लिहाज है कि नहीं? उस दिन मैंने आपको समझाया था ना, पर आपके भेजे में लगता है कोई बात नहीं आई। आप फिर से रेखा की सहेलियों के बीच में बैठ गई, फिर से जुग जुग जियो वाली कहानी शुरू कर दी ना। बेटा माँ की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। सुनीता जी बोली, बेटा शर्म लिहाज, वाह वाह बेटा, वाह उस वक्त था तेरी ये शर्म और ये लिहाज जब तेरे पापा की अकाल मृत्यु के बाद तुझे एक अच्छी परवरिश देने के लिए मैं स्कूल में झाड़ू लगाने की नौकरी करती थी। उस वक्त तुझे शर्म नहीं आती थी जब मैं अपने फटे हुए कपड़ों को दूसरी कतारों के सहारे अपने बदन को ढकती थी ताकि तेरे बदन पर हमेशा अच्छे कपड़े पड़े रहें। जब उस वक्त मैंने कोई काम करने में शर्म महसूस नहीं की तो आज अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप कपड़े पहने और अपनी हिंदी बोलने में कैसी शर्म बेटा? और एक बात कहूँ, शर्म तो बहू को
और उसकी सहेलियों को आनी चाहिए, जो हमारे घर में किटी पार्टी के नाम पर आधे अधूरे कपड़ों में चली आती हैं, जिन्हें ये तक ज्ञान नहीं कि अपने बुजुर्गों का कैसे सम्मान करना चाहिए। और हाँ बेटा, यदि इतनी ही शर्म लिहाज की बातें समझ में आती हैं तो बता भी देना और समझा भी देना अपनी पत्नी को, जिसके कहने पर मुझे ये बिना आस्तीन का ब्लाउज पहनना पड़ा। और मैं कहती हूँ, क्या यही खराबी है इस ब्लाउज में? आज जो तुम सूट बूट में बैठे हो ना, इसमें मेरी मेहनत लगी है, मेरी कमाई के दम पर आज तुम इतनी ऊंचाई पर बैठे हो। और यदि मेरे रहने में इतनी ही शर्म महसूस होती है तो उसका इंतज़ाम भी मैं कर लूँगी। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। उस रात सुनीता जी ने खाना भी नहीं खाया और चुपचाप अपने कमरे में ही रहीं। रेखा उस दिन बहुत खुश थी और फ़ोन करके अपनी माँ को सारी बात बता रही थी कि आज तो बुढ़िया को इतनी डांट पड़वाई हूँ कि कल से मुंह नहीं खोलेगी। सुनीता जी बहू की सारी बातें सुन रही थीं। न जाने उनके दिमाग में क्या आया। उन्होंने एक बैग में अपना सारा सामान रखा और सुबह की बस से अपने पैतृक गांव विमला जी के पास चली गईं और विमला जी को सारी कहानी सुनाई। उन्हीं के साथ रहने लगीं। वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थीं, इसलिए फूल माला बेचने का काम करने लगीं। किसी दिन कुछ पैसे मिलते तो किसी दिन भूखे पेट रहना पड़ता। रोती हुई सुनीता जी के आंसू विमला जी ने पोंछे और बोली, सुनीता, तू कब से इतनी कमज़ोर हो गई है? अरे, जो औरत अकेले बच्चों को पाल पोस कर इतने अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकती है, तो क्या वो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकती? सुनीता जी ने आश्चर्य से विमला जी की तरफ देखा तो वो बोली, हाँ सुनीता, वो तुम्हारा घर है, तुमने अपने दम पर खड़ा किया है, वहां से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। अगर तुम्हारे बेटे और बहू इज्जत न दें तो उम्र चाहे जो भी हो सुनीता, अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी एक माँ की ही होती है। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कि हमारे बच्चे हमें सिखाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आगे जब भी तुम्हें ज़रूरत हो मैं तो हूँ तुम्हारे लिए। सुनीता जी को लगा कि बिमला जी ने सही कहा। आखिर वो वहां से मुंह छुपाकर क्यों भाग गईं? जबकि वो घर वो संपत्ति सब तो उनकी है। नवीन सर झुकाकर बोला, माँ काकी सही कह रही है। मुझे भी अपनी बात पर बहुत अफसोस है। जब मैं लौट कर घर आया तो रेखा ने मुझे आपके बारे में बहुत सारी बातें बताईं। पर बबलू बेटा ने मुझे सारी सच्चाई से अवगत कराया, तभी तो मैं आपको ढूंढता हुआ यहाँ आया। आप जो भी सजा दें मुझे मंजूर है। सुनीता जी बोली, वह सब बात तो ठीक है, बहू के लालच के साथ तुम्हारी लापरवाही ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। विमला जी धीरे से सुनीता जी से बोली, सुनीता, जरूर तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, आखिर तुम क्या सोच रही हो? सुनीता जी बोली, बस अपनी एक आखिरी लड़ाई लड़ने जा रही हूँ। जिसने मेरे साथ गलत किया है, मेरे बेटे को धोखे में रखा है, उसे जब तक सही रास्ते पर न ला दूं, अब चैन से नहीं बैठूंगी। इतना कहकर वह अपने बेटे के साथ चल पड़ी। जब वो लौटकर अपने घर पर आई तो देखा रेखा का मुंह खुला का खुला रह गया, पर उसे इस बात की भी खुशी थी कि चलो फिर से फ्री की काम वाली बाई मिल गई। अगले दिन जब नवीन दफ्तर चला गया तो रेखा ने फिर से अपनी सहेलियों को अपने घर चाय पर बुलाया और सबके सामने सुनीता जी से कहा, मम्मी जी, चाय पकौड़े तल के ले आइए और हाँ, अपने कपड़े बदल लीजिए, वरना मेरी सहेलियों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। इतना कहकर वह हंसने लगी। सुनीता जी ने एक जोर का थप्पड़ रेखा के गाल पर जड़ दिया और बोली, चाय और पकौड़े? मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ। और एक बात, अगर इस घर में और मेरे साथ रहने में तुम लोगों को शर्म आती है तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो और जा सकती हो यहाँ से। जहाँ रहने में शर्म और लिहाज का मतलब समझ में आता है, वहीं जाकर रहो। इस घर में क्या कर रही हो? और तुम सब जो यहाँ आधे नंगे कपड़े पहनकर चली आती हो, खबरदार जो आज के बाद ऐसे कपड़ों में मेरे घर में दाखिल हुई तो निकलो यहाँ से तुम सब। रेखा की सारी सहेलियाँ दुम दबाकर वहाँ से भाग गईं। शाम को जब नवीन आया, रेखा ने रो रो कर सारी कहानी सुनाई। नवीन सर झुकाए रहा और बोला, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये सब तुम्हारा किया कराया है और तुम भूल रही हो ये घर माँ का है। माँ जैसा चाहेगी वैसा हमें रहना होगा और तुम्हें अगर दिक्कत हो तो तुम अपनी माँ के घर जाकर रह सकती हो, पर मैं नहीं रह सकता। बबलू ने कहा, माँ पापा, मैं भी दादी के साथ ही रहूँगा। इतना कहकर नवीन और बबलू अंदर चले गए। अगले दिन सुबह जब रेखा स्लीवलेस नाइटी में बगीचे में घूम रही थी तो सुनीता जी ने आवाज़ लगाकर बुलाया और बोली, बहू, नाइटी का मतलब समझती हो? रात में पहनने के कपड़े। अगर तुम्हें इस घर में रहना हो तो या तो सूट पहनो या साड़ी पहनो। बहुत दे दी तुम्हें आज़ादी। तुम लोगों ने आज़ादी का गलत मतलब निकाला। जब तुम्हारी सास साड़ी पहन सकती है तो तुम सूट क्यों नहीं पहन सकती? वहीं अंदर के कमरे में बैठा नवीन समझ चुका था कि अपने करने का फल उन लोगों को मिल रहा है। शर्म और लिहाज का सटीक अर्थ आज माँ ने आखिर समझा ही दिया था। माँ कभी कमज़ोर नहीं होती, बस वह अपने बच्चों के प्रेम में इतना विलीन होती है कि वो अपना सर्वस्व निछावर कर देती है, लेकिन वे बच्चे
इतने नालायक होते हैं कि वो अपने माता पिता को समझ ही नहीं पाते। आप सभी से विनती है कि अपने माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि आपका जो भी अस्तित्व है कहीं ना कहीं उन्हीं की बदौलत है। इसलिए उनका अगर मान सम्मान नहीं करेंगे तो उनके दिल से बद्दुआ निकलेंगी, जिससे कोई बच नहीं सकता। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कहानी आपको कैसी लगी। मेरे वीडियोस देखने के लिए दिल से धन्यवाद। राधे।